जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। सीमा से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि सीमा का बस्ता बंद होने का वक्त आ गया है। बैकपैक की तैयारी हो गई है सीमा की, कम दिन बचे हैं सीमा और सचिन के पास। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीमा के गैर कानूनी तरीके से किए गए जितने कारनामे हैं सामने आ चुके हैं। सीमा के 10 बड़े अवैध काम सामने आ चुके हैं। या तो सीमा अब जेल जाएंगी या फिर पाकिस्तान। देखिए रिपोर्ट। सीमा की साजिश का खेल खत्म हो गया। अब बारी उस पर कड़े एक्शन की है। जल्द ही सीमा का बैकपैक होने वाला है। अब या तो सीमा जेल जाएगी या पाकिस्तान में घर वापसी होगी। सीमा ने भारत में घुसने से लेकर झूठ बोलने तक जितने अवैध काम किए, उसके बाद सीमा को जेल जाना ही होगा। या सीमा के 4 बच्चों का ख्याल कर बहुत रियायत हुई तो भी सीमा भारत में नहीं रह पाएगी और पाकिस्तान का ही टिकट कटेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मैं क्यों कह रहा हूं कि सीमा का बस्ता बंद हो गया है और सीमा को अब जेल जाना है। दूसरा कोई विकल्प सीमा के पास बचा नहीं है। जेल की सलाखें इंतजार कर रही हैं। देखिए जरा, सीमा हैदर से उत्तर प्रदेश एटीएस ने 3 दिन पूछताछ की। दावा है कि सीमा के पास से कई अहम जानकारियां मिली हैं। एटीएस अब अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के गृह विभाग, उत्तर प्रदेश का जो गृह विभाग है उसको भेजेगी एटीएस रिपोर्ट। एटीएस ने सीमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। सीमा पर भारत में अवैध तरीके से घुसने का आरोप है। विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत केस दर्ज हुआ है। वीजा नियमों के उल्लंघन में 5 साल से ज्यादा की सजा संभव है। सीमा पर आईपीसी की धारा 120 बी लगाई गई है। आईपीसी की धारा 120 बी यानी आपराधिक साजिश। 2 साल से ज्यादा की सजा और जुर्माना हो सकता है सीमा को। सीमा के खिलाफ कुछ और धाराएं भी लगाने की तैयारी है। सीमा के पास से 3 आधार कार्ड मिले हैं। जांच में पाया गया कि छेड़छाड़ करके आधार बनाए गए हैं। सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ का केस भी सीमा पर दर्ज हो सकता है। आईपीसी की धारा 420 बी, 468, 471 के तहत केस दर्ज होगा। इसमें सीमा को 7 साल तक की सजा हो सकती है। एटीएस जांच एजेंसियों को सीमा के दावों में कई छेद नजर आ रहे हैं। एजेंसियां सीमा के दावों की हर एंगल से जांच कर रही हैं। गृह विभाग की रिपोर्ट में अगर किसी खतरे की आशंका हुई तो सीमा को फिर से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। सीमा पर लगे आरोपों को लेकर चार्जशीट भी दाखिल हो सकती है। सुनिए विक्रम सिंह साहब क्या कह रहे हैं। विक्रम सिंह साहब, एक्स डीजीपी विक्रम सिंह का कहना है कि सीमा को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, कुछ और धाराएं जोड़ी जा सकती हैं। सीमा हैदर पर वैसे ही धारा 14 फॉरेनर्स एक्ट, धारा 234 पासपोर्ट्स एक्ट और इसके अलावा धारा 34 एवं 120 बी आईपीसी के अपराध पंजीकृत हो चुके हैं। सीमा ने वैसे भी भारत में अनाधिकृत रूप से बिना वांछित अभिलेखों के और आज्ञा के प्रवेश किया, जो कि एक गंभीर अपराध है। इन तमाम चीज़ों के मद्देनजर अगर और तथ्य प्रकाश में आते हैं और प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य होता है तो अन्य धाराएं बढ़ सकती हैं, जैसे यूएपीए भी बढ़ सकती है अगर राष्ट्र विरोधी कोई गतिविधियां प्रकाश में आती हैं। लेकिन पहले विवेचना को उस स्तर तक जाना होगा, उस गहराई तक जाना होगा, जिससे कि ये धाराएं बढ़ा जाने का कोई औचित्य हो। आपने विक्रम सिंह साहब को सुना, लेकिन ये मैं क्यों कह रहा हूं। सीमा पहले दिन से झूठ बोल रही है। सीमा कह रही मैं प्यार में आई। अगर आप प्यार में आई तो आप 1 झूठ, 2 झूठ, 100 झूठ बोल रही हैं। ये मैं पहली तस्वीर देखी, ये वो होटल है। इस होटल से ही फरेब शुरू हो जाता है। ये विनायक होटल है जिसमें सीमा रुकी थी सचिन के साथ 7 दिन तक। लेकिन जानकर ताज्जुब होगा, भारत में आकर झूठ बोल रही थी। नेपाल में भी झूठ बोल रहे थे दोनों। अगली तस्वीर दिखाइए। ये वो रजिस्टर है जिसमें ये देख रहे हैं नाम शशांक नाम लिखा है इंडिया, देख रहे हैं शिवांग नाम लिखा है, शिवांग नाम लिखा है, नाम है सचिन और गलत नाम लिखवाया होटल के रजिस्टर पे। क्यों? पहला सवाल ये खड़ा होता है, ये लोग इस होटल के 204 नंबर कमरे में रुके थे और पहले दिन से आज तक झूठ बोल रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इनके सारे झूठ बेनकाब हो चुके। सीमा नेपाल के न्यू विनायक होटल में रुकी थी। होटल के रूम नंबर 204 में सचिन के साथ रुकी, लेकिन सचिन सीमा दोनों ने अलग अलग नाम से एंट्री की। यहां सोचिए, होटल के रजिस्टर में दोनों ने अपना नाम अलग अलग लिखा है, तो मैं कहूंगा गलत, झूठ और फर्जी नाम लिखवाया। सचिन ने 1 दिन पहले होटल का रूम बुक करा लिया था। शिवांग के नाम से सचिन ने होटल में कमरा बुक कराया। पते की जगह उसने सिर्फ इंडिया लिखवा दिया और कहा कि पत्नी 1 दिन बाद भारत से वहां आएगी। यानी होटल में भारत से पत्नी आ रही है और वहां आएगी। पत्नी आ रही थी पाकिस्तान से। सीमा सचिन ने कहा कि वो भारत से नेपाल घूमने आए, इसलिए होटल स्टाफ को उन पर कोई शक नहीं हुआ। होटल में बिना आईडी प्रूफ के दोनों ने एंट्री ले ली। इसके बाद सीमा सचिन ने होटल में भी कई रील बनाई। दोनों 7 दिन होटल में रुके और काठमांडू में कई जगह घूमे। होटल स्टाफ का दावा यह है कि दोनों के साथ बच्चे नहीं थे। होटल का कमरा नंबर 204 काफी छोटा है। वहां एक शीशा और एक छोटा डबल बेड है, यानी कमरे में एक साथ 2 लोग ही रह सकते हैं। होटल के 1 दिन का किराया 500 रुपए था। जिस होटल में सीमा सचिन रुके वहां सीसीटीवी नहीं लगा हुआ था। अब एक सवाल जहन में है कि आखिर इतना झूठ क्यों? पाकिस्तान से चलने तक, नेपाल, नेपाल से भारत तक, चारों तरफ झूठ की स्टोरी, झूठ की कहानी। उसके बाद सीमा चाहती है कि उनके प्यार की, उनकी लव स्टोरी पर हिंदुस्तान यकीन कर ले। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नेपाल में होटल का मालिक। वो लोग लग रहे थे सब नई नई शादीशुदा जैसे लग रहा था। सब अच्छा। कुछ डिफरेंट कुछ नहीं था ऐसे। बच्चे साथ में थे उनके? नहीं, साथ में नहीं थे बच्चे। जब वो लोग पहली बार आए थे वो लोग बच्चे नहीं थे साथ में। तो क्या वो लोग 2 बार यहाँ पर आ चुके हैं? नहीं, वो लोग एक ही बार आए मैडम। एक ही बार आए थे। पहले सचिन आए,
पहले सचिन आया, ठीक। उन्होंने रूम बुक करवाया, तो दूसरे दिन वो लड़की आई, तो उसके बाद वो लोग एक हफ्ते तक बैठा, तो बाद में लड़की चला गया, फिर सचिन चला गया। अच्छा, पहले फिर सीमा चली गई, फिर सचिन चला गया। क्या कुछ रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, क्योंकि आमतौर पर होटल्स की बुकिंग कराते वक्त रिकॉर्ड्स होते हैं, दर्ज होते हैं? उस तारीख का नाम है मैडम, लेकिन वो लोग ने उनका सही नाम नहीं दिया है, ये सब उनका फेक नाम होगा शायद। सचिन आए थे यहाँ पर, किस नाम से उन्होंने यहाँ पर बुकिंग करवाई? एक नाम ये है मैडम, हाँ। शिवांक है, शिवांक नाम बताया सचिन ने। शिवांक शायद वो है, और दूसरा नाम है इंडिया से उस दिन आशीष परियार और विनायक, ये तीन में से एक कोई है। अच्छा, उन्होंने हमको सच नाम भी नहीं दिया, तो बाद में हम जब हमने उनको न्यूज़ में देखा तभी मालूम पड़ा हाँ ये लोग ऐसा है। उससे पहले हमको कुछ आइडिया नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ ये होटल की बात झूठी नहीं थी, सीमा का एक और झूठ देखिए। ये आप देख रहे हैं, इंडो नेपाल बॉर्डर की तस्वीर है। सीमा ने कहा मैं तो भारत नेपाल बॉर्डर से आ गई। सीमा ने यह भी झूठ बोला, झूठ यह बोला कि सीमा भारत नेपाल बॉर्डर के जिस रास्ते की आने की बात बता रही है वो सरासर फरेब है। देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये देखिए, सीमा ने पहले कहा कि वो नेपाल से सनौली बॉर्डर के रास्ते भारत आई, यह झूठ था। सीमा ने कहा वो सीतामढ़ी बॉर्डर के रास्ते भोपाल भारत आई नेपाल से, यह दूसरा झूठ था। सच यह है कि सीमा सिद्धार्थनगर बॉर्डर के रास्ते भारत आई थी नेपाल से। यह सीमा के दूसरा झूठ है होटल के बाद। अब मैं आपको बताता हूं सीमा के 10 झूठ, जो झूठ सीमा को जेल पहुंचवा देंगे। ये मैं बेवजह नहीं कह रहा हूं, सीमा के 10 झूठ आपके सामने रख रहा हूं एक एक करके, देख रहे हैं। ये सीमा के 10 झूठ। पहला झूठ देखिए, रूट पर झूठ बोला, नेपाल से भारत में अवैध तरीके से घुसी, नेपाल से आने का गलत रास्ता बताया। सीमा ने कहा सनौली बॉर्डर से भारत आई हूं, जबकि सीमा सिद्धार्थनगर बॉर्डर से भारत आई। दूसरा झूठ, होटल में झूठा नाम लिखवाया, नेपाल में सीमा 7 दिन होटल में रुकी। होटल का रजिस्टर आप देख रहे हैं, नीचे से दूसरा नंबर देखिए शिवांक लिखा है, सच उसके आगे इंडिया लिखा है, ये सचिन ने अपना गलत नाम लिखाया। लेकिन सचिन ने पहले अपना असली नाम नहीं बताया होटल में, होटल के रजिस्टर में किसी और नाम से एंट्री कराई, शिवांक के नाम से। तीसरा झूठ, शादी पर, नेपाल में सचिन से शादी का दावा किया सीमा ने, कहा था पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा पशुपतिनाथ मंदिर में शादी होती नहीं है, वहां शादी वर्जित है। मंदिर के पुजारी ने भी शादी के दावे को गलत बताया। अगला झूठ देखिए, अवैध तरीके से घुसी, सीमा के पास भारत का पासपोर्ट नहीं था, लेकिन हिंदू बनकर नेपाल बॉर्डर से आई, एसएसबी के सामने बच्चों की बीमारी का बहाना बनाया कि मेरे बच्चे बीमार हैं, ताकि सहानुभूति बढ़ती जाए और ज्यादा जांच ना हो। अगला झूठ देखिए, भारत में इतने दिन से छिपकर रह रही थी, कितना बड़ा थ्रेट है, कोई भी नेपाल के रास्ते पाकिस्तानी आ जाए, 50-60 दिन तक भारत में घूमता रहे और उसके बाद कहे मैं तो प्यार में हूं। सीमा 13 मई को ही भारत आ गई, लेकिन पहचान छिपाकर सचिन के साथ रही, 50 दिन तक पुलिस और एजेंसियों को चकमा दिया। अगला झूठ, पासपोर्ट भी झूठा है। सीमा के पास उसके 2 पासपोर्ट मिले, एक पासपोर्ट पे सिर्फ सीमा लिखा है, दूसरे में सीमा हैदर। सीमा दोनों पासपोर्ट को असली बता रही है, एक नाम के 2 पासपोर्ट कैसे असली हो सकते हैं। एक और झूठ, आधार भी झूठा है। सीमा के पास 3 आधार कार्ड मिले, इसमें सचिन को उसका पति बताया गया, फर्जी बनवाए इस आधार कार्ड पर जांच चल रही। पाकिस्तान के पहचान पत्र में सीमा का पति है हैदर। आप देखिए, सीमा ने कहा मैंने तो तलाक दे दिया इसको, तलाक भी झूठी है। दावा किया कि पति गुलाम हैदर को तलाक दे चुकी हूं, लेकिन तलाक या अलग होने का कोई सबूत तक नहीं। गुलाम हैदर ने भी सीमा को कभी तलाक नहीं दिया। एक और झूठ, फौज पर झूठ। सीमा ने कहा पाक फौज से कोई कनेक्शन नहीं है मेरा, सीमा के भाई और चाचा फौज में है। और ताज्जुब की बात यह कि सीमा कह रही है कि मैं आईएसआई को जानती नहीं, है कौन सी बला है, मैंने कभी नाम ही नहीं सुना। एक और झूठ, उम्र पर भी झूठ। सीमा अपनी उम्र खुद 27 साल बताती है, दस्तावेज में अलग अलग उम्र है, कई बार मैंने आपको दिखाया, एक दस्तावेज में 21 साल उम्र है, दूसरे हलफनामे में 29 साल उम्र है, उम्र को लेकर भी झूठ। तो सीमा के 10 बड़े झूठ हैं जो सीमा को किसी भी कीमत में, हर हाल में जेल पहुंचा कर ही दम लेंगे। अब सीमा का एक और फरेब मैं जिसकी पोल खोलने जा रहा हूं। सीमा को कई बार आपने मीडिया कैमरों के सामने सुना होगा कि मेरी शादी तो नेपाल में हो गई थी सचिन के साथ, पशुपतिनाथ मंदिर में। पशुपतिनाथ के पुजारी जी को सुनिए, वो बता रहे हैं कि यहां तो शादी नहीं होती, मार्च में कोई शादी नहीं हुई, यहां तो शादी वर्जित है। सुनिए, इनके रूपाकृति दिखने से तो देखा हुआ जैसा लग रहा है, पर यहाँ हमारे पास में आकर के कोई पूजा पाठ इन्होंने नहीं करवाया, ये नहीं आई। वैसे चेहरा दिखने से इसी रास्ते से गुजरा हुआ जैसा कोई लगती तो है, देखने में ऐसा तो एहसास होता है, पर यहाँ हमारे पास में नहीं आई। वैसे मंदिर में तो हर दिन की करते हैं, वैसे लव स्टोरी होकर के स्वयं विधि से करने के लिए गुजेश्वरी गुजया काली मंदिर में आकर के जो है दोनों विवाह का प्रपोज होने पर जो है स्वयंवर विधि से करते हैं। 8 प्रकार की विवाह हमारे शास्त्रों में निर्दिष्ट है। अब आपको बताता हूं, सीमा जिस रास्ते से भारत आई, ये कोई आम रूट नहीं है, ये वो रूट है जहां से तस्करी होती है, ड्रग्स तस्करी, मानव तस्करी, उस रूट से सीमा आई है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए रूट। सीमा हैदर नेपाल से भारत कैसे आई, किसने सीमा की भारत में एंट्री कराई है, सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर जांच कर रही हैं। कहा यह जा रहा है कि मानव तस्करों ने सीमा की एंट्री कराई है। भारत नेपाल बॉर्डर पर कई ऐसे गैंग सक्रिय है जो पैसा लेकर कुछ भी करते हैं, जो 20 से 25 हजार रुपए में कुछ घंटों में एंट्री करा देते हैं। दावा है कि गैंग भारत में प्रवेश से पहले ट्रेनिंग देता है, ये हिंदी भाषा के साथ साथ पहनावे की ट्रेनिंग दी जाती है। दावा है सीमा ने भारत में एंट्री के वक्त साड़ी पहनी थी और भारत के गांव की महिला की तरह पेश आ रही थी।
सीमा के बच्चों को भी हिंदी बोलने की ट्रेनिंग दी गई। गैंग ने सीमा को पहले से हिदायत दे दी थी कि सीमा सुरक्षा बल जब सवाल करेगा तो क्या क्या जवाब देना है। सीमा ने कहा कि बच्चे के इलाज के लिए दिल्ली जाना है। भारत नेपाल के बॉर्डर पर खुली सीमा है, इस रूट से ड्रग्स तस्करी की खबरें भी आती हैं। इसको रोकने के लिए एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और सवाल यह है, डरा देने वाली खबर यह है कि इस रूट का इस्तेमाल नकली करेंसी वाले भी करते हैं, ड्रग्स तस्कर भी करते हैं, मानव तस्कर भी करते हैं। इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है, सीमा ने ये इतना बड़ा अवैध काम किया है जिसके लिए बड़ी सजा मिलनी चाहिए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मेजर जनरल के सिन्हा। देखिए, जो सीमा हैदर का केस आया है जिसमें उसका नेपाल से भारत आना और नोएडा की में पहुंचना, वो जो रास्ता है वो सबसे ही एक वल्नरेबल रास्ता है और बहुत चिंता का विषय है। और क्योंकि ये रास्ता लैंड रूट है, जो ये कहा जाता है जिस रास्ते वो आई है, और उसमें अभी तो वो सामने आता है, कभी गोरखपुर की बात होती है तो कभी सीतामढ़ी के रास्ते आती है। सीतामढ़ी आप यदि देखें तो बिहार से लगता हुआ इलाका है, जब हम गोरखपुर देखते हैं तो वो यूपी से लगता हुआ है। इसी तरह छत्तीसगढ़ से भी ये पोरस बॉर्डर है और इस बॉर्डर से बहुत, क्योंकि ओपन है और हमारे अरेंजमेंट है जो नेपाल के साथ में कि एब्सोल्युटली ओपन है, आपका एक दूसरे के इलाके में आना जाना, खास करके जो तराई का रीजन हम कहते हैं उसमें एब्सोल्युटली अनचेक्ड है। और ये आज नहीं, कितने सारे चीजों का ये इल्लीगल जो चीजें होती हैं तो इन रास्तों से ही होती है। अब सवाल यह है कि सीमा के पास एक तो जेल जाना तय है। अगर बहुत ज्यादा मानवीय आधार पर सीमा को देखा गया, क्योंकि 4 बच्चे भी हैं सीमा के, भारत हमेशा मानवीय आधार को आगे रखता है, उसे जहन में रखा गया तो सीमा की वापसी तय। ये देख रहे हैं, ये बागा अटारी बॉर्डर है, सीमा जाएगी पाकिस्तान। बैग पैक करके भारतीय एजेंसियां सीमा को बागा अटारी से वो पार करवा देंगी। अब मैं आपको बताता हूं उसका तरीका क्या है, कैसे सीमा को भारत में रहने नहीं दिया जाएगा। कोई भी शख्स क्या ऐसे हिंदुस्तान में आ सकता है सिर्फ ये कहकर कि मुझे प्यार हो गया इसलिए मैं हिंदुस्तान आ गया अवैध तरीके से? क्या कोई दुनिया के किसी और देश जा सकता है सिर्फ प्यार के नाम पर? देखिए सीमा के साथ क्या होगा। एटीएस ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अब जल्द ही रिपोर्ट सरकार को भेजेगी, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। इसके बाद गृह विभाग फैसला करेगा करना क्या है, सीमा को पाकिस्तान भेजा जाएगा या नहीं। हालांकि पुलिस की तरफ से तैयारी पूरी है। पुलिस के स्पेशल एडीजी ने इस बात की पुष्टि की है, कहा पाकिस्तान भेजने की कानूनी कार्रवाई चल रही है, यानी सीमा को पाकिस्तान जाना तय है। भारत में रुकना है तो नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद नागरिकता पर फैसला केंद्र सरकार लेगी। नागरिकता देना या नहीं देना केंद्र का विशेषाधिकार है। राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकार पर फैसला लिया जाता है। हालांकि अवैध प्रवासी को नागरिकता मिलना मुश्किल है और सीमा अवैध प्रवासी है। अवैध प्रवासी मतलब बिना पासपोर्ट वीजा रहने वाला। सीमा की गिरफ्तारी अवैध प्रवासी के रूप में हुई है। ऐसे में सीमा का पाकिस्तान भेजा जाना तय है लगभग, और यही रास्ता है, यही गेट खुलता है। बीएसएफ की टीम गेट खोलती है और उस पार करा देती है। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं संजय निषाद और एडीजी प्रशांत कुमार। कोई भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान का भारत में आता है तो मेरा एक ही राय है, उसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। हम तो रहते तो उस समय जब पाकिस्तान भारत का बंटवारा हुआ था तो सबको मैं पाकिस्तान भेज देता और फिर भी भारत आराम से रहता है, बीमारी नहीं रहती आज के दिन में। तो जांच एजेंसी है, लोकतंत्र में संविधान है और जांच एजेंसी में जो भी मामला सामने आएगा और जांच की प्रक्रिया, चूंकि न्यायपालिका जहाँ बनी हो, न्यायिका बनी हो, कार्यपालिका बनी हो, तो सभी स्वतंत्र है। अब जांच एजेंसी चल रही है। अभी इतनी जल्दी ये मामला 2 राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी करना उचित नहीं। जब एक बार वो जेल जा चुकी है उसके बाद बेल पे है, अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। बाहर भेजा जाएगा सर वापस? नहीं, ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई कानून। अब आपको बताता हूं कि आखिर सीमा को वापस कौन भेजेगा, कैसे डिपोर्ट किया जाता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है। अब पाकिस्तान से अगर कोई आया तो उसकी वापसी कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी है? यह जिम्मेदारी के लिए खास विभाग है देश में। अवैध प्रवासी अगर कोई आ गया है अवैध तरीके से तो पहले उसकी गिरफ्तारी होगी। ऐसे लोगों पर कोर्ट में केस नहीं होता है अगर अवैध तरीके से आया। सीमा पर केस दर्ज हो चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूं जेल की भी संभावना है। अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट कर दिया जाता है। ऐसे लोगों को एफआरआरओ में पेश किया जाता है। अब ये एफआरआरओ क्या है, यानी फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आरोपी डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है। डिटेंशन सेंटर यानी हिरासत में रखा जाता है। करीब 15 से 20 दिन तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। इस दौरान डिपोर्ट करने की प्रक्रिया और कार्रवाई चलती रहती है। एफआरआरओ विदेशी को वापस उसके देश भेजता है। अलग अलग शहरों में एफआरआरओ ऑफिस डिटेंशन सेंटर बने हुए हैं। डिपोर्ट करने का फैसला इमिग्रेशन विभाग लेता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है इमिग्रेशन विभाग। एटीएस ने रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी है। पिछले साल असम से 7 जर्मन नागरिक डिपोर्ट किए गए थे। ये लोग बिना मिशनरी वीजा के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वीजा नियम के उल्लंघन पर इन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है। अगर वीजा खत्म हो गया तब भी डिपोर्ट किया जा सकता है, और बिना वीजा पासपोर्ट भी देश में घुसने वाले डिपोर्ट होते हैं। सुनिए जरा सीमा के भारत आने के बाद यहां जो कुछ चल रहा है उसके बाद पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। सबसे पहली बात ये कि जो उसका एक्सेंट है, पति, पत्नी, भैया, दीदी, साफ पता चल रहा है कि वो भारत की रहने वाली है एंड उसका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है। मतलब ये कि अगर वो 20 साल की है तो 12 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी और अब वो जो है वो 20 साल की उम्र में उसके 4 बच्चे। अनएक्सपेक्टेड चीजें जो है वो सामने आ रही है। पाकिस्तानी नहीं है और हमारा इसमें भी कोई लेना देना नहीं है। साफ पता चल रहा है वो
इंडिया की है। मुझे तो समझ नहीं क्या कहानी चली। पहले वो कह खुद ही मुसलमान है, खुद ही उसको कह रहे इंडियन है ये, फिर वो इंडियन की जासूस है, फिर उसके बाद ये पाकिस्तान का उन्होंने कह दिया। खुद तो वो सही तरीके से प्रॉपर बात करनी ना, जो एक कहानी घुमाई पे घुमाई जा रहे हैं। ये आगे जाके हो सकता है मामले को लंबा लेके जाना हो, ठीक है, और हो सकता है ये उससे कहलवाना ही हो कि आप ये कहेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई बात है, क्योंकि उनका पता तो है नहीं वो किस लिहाज से क्या बात करते हैं। ऐसी औरत को मुझे लगता है सरेआम फांसी देनी चाहिए, ताकि बाकी औरतों को भी एक पैगाम हो कि नेक्स्ट टाइम अगर वो ऐसा कोई स्टेप ले भी रही हैं तो वो सोचें कि अगर हम अल्लाह ना करे खुदा ना खासा अगर कोई औरत ऐसा स्टेप सोचे भी तो उसको ये चीज़ याद आए कि उसके साथ ऐसा हुआ था तो मेरे साथ भी हो सकता है, उसके साथ होना चाहिए। लेकिन अपना मजहब किसी के लिए चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, मुस्लिम रह के आप उसके साथ शादी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन मजहब को चेंज करना मैं कहती हूँ बहुत गलत हरकत है उनकी। और इस टाइम वो पाकिस्तान आने के काबिल नहीं है। अगर वो मजहब चेंज कर चुकी हैं तो उनके शौहर क्यों उनके पीछे इतने पागल हो रहे हैं? वो अपने बच्चे ले और सुकून से अपनी जिंदगी बसते हैं। वो जो लड़की लड़के के पास की वो 4 बच्चे एक्सेप्ट कर लेगा, कब तक रखेगा? 1 दिन रखेगा, 2 दिन रखेगा, फिर तीसरे दिन कौन बच्चे संभालेगा? बच्चे तो रुल गए ना। आइए, लेकिन ये पहला नहीं है वाकया। मैं आपको बताऊं, सीमा को जिस तरह से भेजा जा रहा है, इससे पहले कई और पाकिस्तानी आई हैं यहां जिनको वापस भेज दिया गया है उनके मुल्क। इसलिए अगर सीमा को वापस भेजा जाए तो ये कोई एक पहला मामला नहीं होगा। इससे पहले देखिए किन किन के बैग पैक किए गए हैं और वापस भेजा गया है। कई नाम है। पहला नाम इकरा जीवानी। सीमा की तरह इकरा भी पाकिस्तान से आई। ऑनलाइन लूडो के जरिए मुलायम से जुड़ी थी। मुलायम लड़के का नाम है। लूडो खेलते खेलते इकरा को प्यार हो गया। इकरा पाकिस्तान के हैदराबाद की रहने वाली थी। पाकिस्तान में स्कूल से निकली और सीधे भारत आ गई। दुबई काठमांडू के रास्ते इकरा पाकिस्तान से भारत आई। मुलायम यादव इकरा को लेने के लिए नेपाल गए। नेपाल में ही मुलायम ने इकरा के साथ शादी कर ली और 1 हफ्ते बाद सीमा पार करके दोनों बेंगलुरु पहुंच गए। फर्जी आधार कार्ड पर इकरा भारत में रहने लगी। जब जांच हुई तो मुलायम यादव पर केस दर्ज हुआ। इकरा को पाकिस्तान वापस भेजा गया। दूसरी नजीर है जूली। फेसबुक पर उत्तर प्रदेश के लड़के से प्यार हुआ। बांग्लादेश से यूपी के मुरादाबाद पहुंची। जूली अपने साथ 11 साल की बेटी भी लाई। प्रेमी अजय के साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी की। भारत में जूली ने हिंदू धर्म भी अपना लिया। कुछ समय बाद अजय को साथ बांग्लादेश ले गई। बांग्लादेश से अजय का फोटो परिजनों को भेजा। तस्वीर में अजय खून से लथपथ नजर आ रहा। परिजनों ने पुलिस से मदद मांगी और जांच जारी है। एक और नाम है सपला। बांग्लादेशी सपला ऑनलाइन बंगाल के युवक से जुड़ी। ऑनलाइन ही सपला को भारतीय युवक से प्यार हो गया। बांग्लादेश की सीमा पार करके सपला भारत में घुस आई। प्रेमी के साथ 2.5 महीने तक बंगाल के सिलीगुड़ी में रुकी। इसके बाद सपला की अवैध घुसपैठ के आरोप में गिरफ्तारी हुई। बांग्लादेशी सपला को अदालत ने जेल भेज दिया। सपला के प्रेमी की पुलिस अभी भी तलाश कर रही है। अब आपको दिखाता हूं कि आखिर सीमा को तो भारत अगर वापस भेजेगा तो यह अपने आप में एक नजीर होगी, लेकिन भारत से हामिद भी गए थे। हामिद को पाकिस्तान ने ऐसा प्रताड़ित किया, उत्पीड़न दिया कि हामिद के शरीर पर कीड़े पड़ गए थे। हामिद भी इश्क में गए थे। हामिद के साथ क्या हुआ? जैसे सीमा भारत आई वैसे हामिद पाकिस्तान पहुंचे। हामिद को पाकिस्तानी लड़की से प्यार हुआ। 2012 में फेसबुक पर हामिद को मोहब्बत हुई। हामिद निहाल अंसारी मुंबई के रहने वाले थे। हामिद को लड़की ने बताया कि शादी होने वाली है। घर वाले पाकिस्तान में जबरन शादी कर रहे हैं। पाकिस्तानी लड़की ने हामिद से मदद मांगी। इस पर हामिद ने पाकिस्तान जाने का प्लान बनाया। हामिद वीजा चाहते थे, लेकिन कुछ पाकिस्तानी मिले। उन लोगों ने एक दोस्त बनकर मदद का भरोसा दिया, तुम्हारी मदद कर देंगे। हामिद ने कहा हम आपको पाकिस्तान भेज देंगे। हामिद से इन लोगों ने कहा। इसके बाद हामिद भारत से पाकिस्तान पहुंच गया। अफगानिस्तान के रास्ते इन लोगों ने पाकिस्तान में एंट्री करा दी हामिद की। पाकिस्तान में घुसते ही हामिद पकड़ लिया गया। हिंदुस्तानी नागरिक था, प्यार में गया था अफगानिस्तान के रास्ते। खैबर पख्तूनख्वा से हामिद अंसारी की गिरफ्तारी हुई। पाकिस्तान में हामिद पर जासूसी का आरोप लगा। मिलिट्री कोर्ट ने हामिद को पेशावर जेल भेज दिया। हामिद जेल गए तो लड़की ने रिलेशनशिप कबूल कर ली, लेकिन इसके बाद भी हामिद को बख्शा नहीं गया। जेल में हामिद के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया गया। 3 साल तक हामिद को दिन रात का पता तक नहीं चला। 3 साल जेल रहे। जिस सेल में हामिद था वह हमेशा अंधेरा रहता था। 3 साल तक हामिद को अंडरग्राउंड सेल में रखा गया। दिन में सिर्फ 1 बार वॉशरूम जाने की इजाजत थी। 1 मिनट से ज्यादा वॉशरूम में रुक नहीं सकते थे और जेल में खाना सिर्फ जिंदा रहने भर का दिया गया। गर्मियों तक में नहाने की इजाजत नहीं दी जाती थी। जेल में हामिद के शरीर में कीड़े पड़ गए। हामिद को जेल में बेरहमी से टॉर्चर किया जाता था। इतना टॉर्चर कि उनकी बाईं आंख तक खराब हो गई। जेल में 3rd डिग्री से हामिद को खून की उल्टी होती थी। पेशावर जेल में 2 बार हामिद पर जानलेवा हमला हुआ। घर वालों को 14 महीने तक हामिद का कुछ पता नहीं था। 14 महीने बाद पाकिस्तान ने बताया हामिद जेल में बंद है। हामिद के माता पिता को पाकिस्तान ने उसके बाद खबर दी। भारत ने पाक से 96 बार हामिद को काउंसलर एक्सेस मांगा। 56 बार तो भारत की तरफ से लिखित मांग की गई। तमाम कोशिशों के बाद हामिद की जेल से रिहाई हुई। 6 साल के बाद हामिद पाकिस्तान जेल से आजाद हुए। 2018 में पाकिस्तान से हामिद की वतन वापसी हुई। हामिद ने खुद इंटरव्यू में प्रताड़ना की आप बीती बताई। नजीर हामिद की है जो पाकिस्तान में फंसा था। एक